साल 1540 हैम्पटन कोर्ट पैलेस के सोने से जगमगाते हालों में मौसीकी गूंज रही थी। सफीर मुस्करा रहे थे, दरबारी रक्स कर रहे थे, मगर उस चमक दमक के नीचे एक ऐसा खौफनाक तमाशा जन्म ले रहा था जिसे देखकर कोई भी मकरूहा दास्तान हल्की महसूस होती। और उस तमाशे का मरकज थी एन ऑफ क्लूज, एक औरत जिसने कोई जुर्म नहीं किया था, जिसने किसी से गद्दारी नहीं की थी, जिसने कोई कानून नहीं तोड़ा था। उसका वाहिद कसूर ये था कि वो बादशाह की ख्वाहिश के मुताबिक दिलकश साबित ना हो सकी। वो इंग्लैंड किसी महबूबा की तरह नहीं बल्कि सियासी हथियार बनकर आई थी, प्रोटेस्टेंट जर्मन रियासतों और इंग्लिस्तान के दरमियान इत्तेहाद कायम करने के लिए। एक ऐसा इत्तेहाद जो हेनरी अष्टम को उसके ताकतवर कैथोलिक दुश्मनों के मुकाबिल खड़ा रख सकता। लेकिन वो जिस चीज में बदली वो इससे 1000 गुना भयानक थी। एक ऐसी औरत जो बादशाह की जाती कमजोरियों के सामने कुर्बानी का जानवर बना दी गई। ये वो मिठास भरी कहानी नहीं जो तारीख ने बयान की, ये असल जुल्म, असल तजलील और इस बादशाह के सड़पे हुए किरदार का चेहरा है जिसका जिस्म भी उसकी रूह की तरह गुल रहा था। 1539 तक हेनरी का वो जवान, मजबूत, दिलकश रूप खत्म हो चुका था। अब एक ऐसा शख्स बाकी था जो अपने भारी जिस्म को लोहे और चमड़े के सहारे चलाए रखता, जिसकी टांगों के नासूरों से पीप और खून टपकता रहता, जिसकी बदबू से दरबारी नाक पर हाथ रख लेते थे। माहिरीन तिब आज कहते हैं कि उसके जख्म शायद हड्डियों के शदीद इन्फेक्शन थे, ऐसे नासूर जिनसे इतनी बदबू उठती कि लोग उसके करीब जाने से डरते। उसकी तकलीफ और मुसलसल नशा आवर अद्वियात ने उसकी अक्ल को तबाह कर दिया था। वो कभी रहम दिल बादशाह न रहा। वो अब एक बेकाबू, बेरहम, जहनी मरीज शख्स बन चुका था। और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसकी मर्दाना ताकत मुसलसल कम हो रही थी। लेकिन हेनरी अपनी हयातियाती कमजोरी को कभी तस्लीम नहीं कर सकता था। सो अपनी नाकामी का इल्जाम उस औरत पर डालना सबसे आसान था जिसने अभी मुल्क में कदम भी नहीं रखा था, एन ऑफ क्लूज। दूसरी तरफ जर्मनी में 24 साला एन अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की तैयारी कर रही थी। वो तालीम याफ्ता, वज़ादार, नरम गुफ्तार, सियासी आदाब से वाकिफ और अपनी रियासत की सफीर थी। उसकी शादी महज निजी मामला नहीं थी, ये इंग्लिस्तान के बका का सवाल था। हेनरी की कैथोलिक दुश्मनियां, फ्रॉड्स, स्पेन, पोप, सब उसे घेर रहे थे। एन इंग्लैंड के लिए ढाल बन सकती थी, मगर बादशाह की तवज्जो सियासत पर कम और अपनी टूटी हुई अना पर ज्यादा थी। वो ऐसा रिश्ता चाहता था जो न सिर्फ सियासी हो बल्कि उसकी बढ़ती हुई बदसूरती को भी झुठला दे। हॉन्स हॉलबेन, दुनिया का अजीम तरीन दरबारी मुसव्विर, उसने एन की तस्वीर खींची। वो तस्वीर हकीकत पसंद थी। सादा चेहरा, बावकार अंदाज, जर्मन शहजादी की रिवायती टोपी। लेकिन हेनरी ने उसमें हकीकत नहीं, अपने तखय्युल का हुस्न देखा। वो तस्वीर बार बार देखता, अपने जहन में आरज़ुएं पैदा करता और एक ऐसी औरत का तसव्वुर करने लगा जो हकीकत में मौजूद ही नहीं थी। दरबार ने भी बादशाह को खुश करने के लिए झूठ पर झूठ बोले। हुस्न की मिसाल, शाही निजाकत, गोरी चमड़ी, चमकती आंखें। यूं एन की शिकस्त उसके इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही लिखी जा चुकी थी। दिसंबर 1539 में एन इंग्लिस्तान पहुंची। रस्मी मुलाकात से पहले हेनरी ने रोमानी अंदाज में भेस बदलकर अचानक उसके कमरे में कदम रखा। ये वो लम्हा था जिसमें सब कुछ तबाह हो गया। एन ने चंद वजूहात की बिना पर हेनरी को पहचाना नहीं। वो जर्मन दरबार के सख्त आदाब में पली थी। बादशाह को सादा कपड़ों में देखने की तवक्को नहीं थी। वो इस किस्म के ड्रामाई अंदाज से नावाकिफ थी। हेनरी समझता था कि वो अंदर आएगा, एन शर्मा कर झुक जाएगी, सहरजदा हो जाएगी। लेकिन एन ने अदब से झुककर सलाम किया और बस। ना मुस्कुराहट, ना चाहत, ना कोई रुमानी, रद्दे अमल। हेनरी का गरूर वहीं जमीन पर औंधे मन गिर पड़ा। उसने एन को पहली ही नजर में नापसंद कर दिया
और फैसला कर दिया कि वो इस औरत को बर्बाद करेगा। 6 जनवरी, एन दुल्हन बनी खड़ी है। हेनरी सोने में लिपटा खड़ा है, मगर उसकी आंखों में नफरत वाज़े है। दरबारी सब जान चुके थे कि बादशाह इस शादी से खुश नहीं, मगर उसके बावजूद शादी हुई क्योंकि सियासत ने मजबूर किया। इस रात बादशाह के कमरे में होने वाली तबाही ने एन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हेनरी अपने नासूर ज़दा बदबूदार जख्मों के साथ जिस्म पर पट्टियों के साथ दर्द में कराहते हुए एन के करीब आया और नाकामी का सारा मलबा उस पर डाल दिया। उसने कहा, मुझे अपनी बीवी में कोई कशिश महसूस नहीं होती, वो मेरे लायक नहीं, जब असल मसला उसकी अपनी बीमारी थी। हेनरी ने एन को बदसूरत, बेढंगी, फ्लैमन्स मेर यानी जर्मन घोड़ी का लक़ब दिया। ये तज़लील मुनज़्ज़म तरीके से फैलाई गई। दरबारी उसका लहजा नकल करते, उसके लिबास का मजाक उड़ाते, उसके आदाब को गैर मुल्की कहकर तहकीर करते, उसके मेकअप और खुशबू तक को तंज बना देते, और बादशाह अपने दोस्तों से कहता, ये औरत तो मुझे पसंद ही नहीं आई, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। ऐसी झूठी बातें इनके खिलाफ शाही प्रोपेगेंडा में बदल गई। एन ऑफ क्ल्यूज की शादी को चंद ही दिन हुए थे, मगर दरबार का रवैया उसके साथ ऐसे बदल गया जैसे वो कभी मलका बनी ही ना हो। जो लोग चंद हफ्ते पहले उसके इस्तकबाल में झुक झुक कर सलाम करते थे, अब उसके कमरे से निकलते ही उसका लहजा, चाल, लिबास, आंखों का ढंग सब कुछ तंज का निशाना बनाते। ये कोई खुद ब खुद उठने वाली आवाजें नहीं थीं, ये हेनरी की एमा पर चलने वाली मुहिम थी। बादशाह अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक आसान शिकार ढूंढ चुका था। हेनरी के दरबारी उसकी खुशनुदी के लिए मसाबकती बदतमीजी पर उतर आए। कोई एन के जर्मन लिबास को वहशियाना कहता, कोई उसकी गुफ्तार को गधे की रेत करार देता, कोई उसके सादा चेहरे को बोरियत ज़दा ठहराता, कोई उसके आदाब को गैर मुल्की बदतहजीबी कहकर हंसी उड़ाता। जो ख़वातीन उसकी साथी बनने वाली थी, वही उसे शाही जासूसों की तरह रिपोर्ट करती रहती। मलका ने ऐसे देखा जैसे गुस्ताखी हो। आज वो चुप थी, शायद नापसंदीदगी छुपा रही है। उसे अंग्रेजी जज्बात की समझ ही नहीं, यानी हर हरकत जुर्म, हर खामोशी गुनाह। हेनरी ने सिर्फ जाती नागवारी पर बात नहीं छोड़ी, उसने एन के खिलाफ सरकारी बयानिया तैयार करवाया। बादशाह अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहानी बनाता, मैंने कोशिश की लेकिन उस औरत में ऐसी चीज है जो मर्द की ताकत को कम करती है। दरबारी फौरन उस झूठ को फैलाते, जी हजूर ठीक फरमा रहे हैं, शायद जर्मन औरतें मुनासिब नहीं होती। यूं एन का वजूद एक सियासी खराबी और तिब्बी मसला दोनों बना दिया गया। सबसे खौफनाक जुल्म वो था जो दरवाजों के पीछे हुआ। हेनरी ने दावा किया कि एन के जिस्मानी ऐब की वजह से वो शादी के फराइज अदा नहीं कर सका। तो क्या हुआ? बादशाह ने शाही तबीबों को हुक्म दिया कि एन का जिस्मानी मुआयना किया जाए, वो भी ऐसे जैसे कोई गुलाम हो, औरत नहीं। ये तबी रिपोर्टें पहले से तैयार करदा नतीजे रखती थीं। मलिका जिस्मानी तौर पर अंग्रेज मर्द के लिए मौजू नहीं, ये निकाह कुदरत के खिलाफ मालूम होता है। गैर मुल्की मिजाज बादशाह के लिए मुनासिब नहीं। एन की तजलील अब दरबार की पॉलिसी बन चुकी थी। एन की बेइज्जती सिर्फ अंगलिस्तान में मौजू न बनी, पूरे यूरोप में इसकी बाज़गश्त फैल गई। रोमन शहंशाह ने कहा, यही सबूत है कि अंगलिस्तान वहशी हो चुका है। फ्रांस में दरबारी तंजिया ड्रामे रचाते, जहां हेनरी को एक नाकाम बूढ़ा दिखाया जाता। जर्मन रियासतें उस बेअदबी को अपने मजहबी इत्तेहाद की तौहीन समझने लगी। एन का भाई ड्यूक विलहेल्म गुस्से से भर गया, हत्ता कि वो कैथोलिक दुश्मनों से इत्तेहाद करने का सोचने लगा, जो इंग्लैंड के लिए मौत का हुक्म होता। यानी एन की हतक पूरे यूरोप के लिए जंग का बहाना बन सकती थी। सिर्फ एक वजह से वो तूफान ना उठा। एन ने अपने भाई को खत लिखकर कहा, बदला ना लेना, मैं अपना नसीब बर्दाश्त कर लूंगी। तकदीर का एक और जालिमाना मोड़, जिस वजीर ने एन का रिश्ता करवाया, थॉमस क्रोमवेल, अब बादशाह के गुस्से का हदफ बन गया।
हेनरी ने उसे नाकाम सिफारतकार, गद्दार और गलत शादी का जिम्मेदार ठहराया और फिर इसका सर टावर हिल पर उड़ा दिया गया। एन उस दिन अमन से खाना खा रही थी जब क्रोमवेल का सर जमीन पर गिरा। उसे यूं भी दिखा दिया गया, देखो मजाहमत करने का नतीजा क्या होता है। बादशाह ने एन को बदसूरत कहने के साथ साथ एक नया निशाना चुन लिया था। कैथरीन होवर्ड, एक 16-17 साल लड़की जो हुस्न में एन की मुकम्मल जिद थी। हेनरी के चेहरे पर नया जोश सिर्फ उस लड़की को देखकर आता था। उसकी मौजूदगी एन की हर सांस को जख्म बना देती। दरबार में कैथरीन को यूं दिखाया जाता जैसे वो असल मलका हो और एन को जबरदस्ती मुस्कुराकर अपनी शिकस्त तस्लीम करना पड़ती। पूरी सल्तनत उसके खिलाफ थी। बादशाह, दरबारी, खवातीन, डॉक्टर्स, सब। मगर एन ने एक ऐसी हिकमत चुनी जिसने उसे मौत से बचाया। खामोशी, बर्दाश्त और हर जिल्लत के सामने इस्तेकामत। वो जानती थी जो औरत हेनरी की मर्जी के खिलाफ खड़ी होती उसका अंजाम हमेशा कत्लगाह होता। जैसे जैसे एन के खिलाफ दरबार की मुहिम जोर पकड़ती गई, वो एक नई हकीकत को समझने लगी। इस जंग में लड़ाई उसे मार देगी, लेकिन खामोश हिकमत उसे जिंदा रख सकती है। इसी हिकमत ने जल्द उसे वो मकाम दिलाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। बिल-आखिर जुलाई 1540 में वो लम्हा आ गया जिसका हेनरी को शिद्दत से इंतजार था। पार्लियामेंट ने शादी को गलत फहमी, गैर मौजूनियत और अदम तकमील की बुनियाद पर मनसूख करार दे दिया। ये फैसले तो पहले से तय थे, लेकिन असल हैरत उसके बाद हुई। एन को मलका का खिताब छीनकर एक नया लक़ब दिया गया, द किंग्स बिलव्ड सिस्टर, यानी बादशाह की प्यारी बहन। ये खिताब तंज नहीं था, यह हिफाजती ढाल थी। अगर एन को मलका का दर्जा छीनकर आम दरबारी बना दिया जाता तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी, लेकिन बादशाह की बहन होने के बायस कोई उसे छू नहीं सकता था। ना उस पर गद्दारी का इल्जाम लग सकता था, ना उसे अदालत में घसीटा जा सकता था। हेनरी ने उसे वसी जमीनें, जागीरें, महल, सालाना आमदनी दे दी कि एन 16वें सदी की सबसे दौलतमंद खवातीन में से एक बन गई। चंद अल्फाज जिन्होंने इसकी जिंदगी बचा ली, मैं बादशाह के फैसले से मुत्तफिक हूं। शादी कभी मुकम्मल नहीं हुई थी। बस अगर वो कैथरीन ऑफ एरगन की तरह लड़ती, अगर वो अना बोलीन की तरह जबान खोलती, या अगर वो गैर मुल्की मदद लाती, वो जरूर मार दी जाती। उसने अपनी जान, इज्जत और मुस्तकबिल सिर्फ एक रास्ते से बचाया, खामोश रजामंदी। शादी के खात्मे के बाद हेनरी ने एन को रिचमंड पैलेस और हेवर कासल जैसे अजीम महल्लात दे दिए। अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। ना दरबार की सियासत, ना बादशाह की नापसंदीदगी, ना मलका बनने की मुसलसल जिम्मेदारियां, ना किसी को खुश करने का बोझ। वो बादशाह की बहन थी, लेकिन अपनी सल्तनत की मलका बन चुकी थी। इस दौर में एक औरत का अपने मालियात पर मुकम्मल इख्तियार होना नाकाबिले तसव्वुर था, मगर एन यही चीज हासिल कर चुकी थी। एन ने अपनी दौलत यूं नहीं चलने दी। उसने जागीरों को जदीद तरीकों से चलाया, किरायादारी सिस्टम बेहतर किया, जमीनों की पैदावार बढ़ाई, तिजारत में सरमायाकारी की, जर्मन इंग्लिश ताजरों के दरमियान पुल बन गई। इसकी महल्लात में तालीम, फनून और खैरात के मरकज कायम हुए। आम लोग उसे मेहरबान मलका कहने लगे। उसका तरीका हैरान कुन था। इसने किसी सियासी गुरोह का साथ नहीं दिया, तो दौर इंग्लैंड में फरीक चुनना अपनी कब्रों खोदने के मुतरादिफ था। वो हर मजहबी और सियासी जमात से फासले और दोस्ती दोनों बरकरार रखती। इसीलिए कैथरीन होवर्ड की मौत पर भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कैथरीन पार के दौर में वो इज्जत से बुलाई जाती। एडवर्ड शिशम के दौर में इसे प्रोटेस्टेंट इस्लाहात की सफीर समझा जाता। मरियम ट्यूडर के दौर में रोमन कैथोलिक मलका उस पर एतमाद करती रही, हालांकि एन लूथरन पस मंजर रखती थी। ऐसी सफारतकारी सिर्फ एन जैसे जहनों का काम थी। वक्त बीतता गया, हेनरी की बीमारी बढ़ती गई। वो सूजे हुए पैरों, बहते जख्मों
اور گرتی سانسوں والا دیوا ہکن سایہ بن چکا تھا۔ دوسری طرف این کی صحت، دولت اور عزت ہر سال بڑھ رہی تھی۔ بادشاہ بوڑھا ہو رہا تھا، مگر این دربار کی محترم ترین خواتین میں شامل ہو چکی تھی۔ 1547 میں جب ہنری ایٹ مرا، اس کی لاش سڑنے لگی اور دربار میں خوف پھیل گیا، مگر این وہ اپنے محل میں پرسکون بیٹھی تھی۔ اس کا مستقبل محفوظ تھا۔ اس نے اپنے دشمن کو زندہ ہوتے ہی شکست دی تھی۔ این نے اپنی آخری عمر سکون، علم اور مہارت میں گزاری۔ رچمنڈ نے اس کے ہاں علماء، فنکار درباری محفل کرتے۔ جو عورت ایک بار فلینڈرز میئر کہلا کر ذلیل ہوئی تھی، اب انگلینڈ کے اشرافیہ اسے عزت سے سلام کرتے تھے۔ 1540 میں جس عورت کو بادشاہ نے کسی کام کی نہیں قرار دیا تھا، وہ 1557 میں ویسٹ منسٹر ایبی میں دفن ہوئی۔ ایک ایسا اعزاز جو بہت کم خواتین کو ملا۔ این کی کہانی بتاتی ہے، طاقت ہمیشہ تلوار سے نہیں جیتی جاتی۔ کبھی کبھی خاموشی، برداشت اور سمجھداری دشمن کے قلعے ڈھا دیتی ہے۔ بادشاہ کا غرور مٹ گیا، درباری سازشیں گزر گئیں، مگر این کی وقار بھری بقا تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئی۔